नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। विपक्ष का एक नया प्लान सामने आ रहा है और ये प्लान है विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां, आप जानते हैं कि अब कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले महाराष्ट्र, फिर उसके बाद झारखंड, हरियाणा, इसके साथ जम्मू कश्मीर, उसके अलावा अगले साल फरवरी में दिल्ली का चुनाव है। इन सारे चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किन मुद्दों पर कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतरना है, लोकसभा चुनाव में जिन बातों से फायदा मिला उन्हें किस तरह से साथ में रखना है, किस तरह से राहुल गांधी को साथ में रखना है, उनको केंद्र में रखकर कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है, उस सब को लेकर क्या कुछ है प्लानिंग, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमनिंदु उपाध्याय जी। अमनिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमनिंदु जी, इंडिया गठबंधन का कमाल हमने इस समय लोकसभा चुनाव में देख लिया। जिस इंडिया गठबंधन के बारे में ये दावे किए जा रहे थे कि विपक्षी एकता संभव ही नहीं है और ये सारे दल अपने अपने स्वार्थों को लेकर जुटे तो हैं, लेकिन ये जल्दी ही अलग हो जाएंगे। इनके बीच प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई होगी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये तमाम भविष्यवाणियां इंडिया गठबंधन को लेकर की जाती रही, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार एकजुट बना हुआ है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी इंडिया गठबंधन की तैयारी सामने आ रही है। जैसे महाराष्ट्र में अभी 2 दिन की बैठक हो रही है कांग्रेस की, जिसमें ये तय हो रहा है कि किस तरह से कांग्रेस को किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना है। उसी तरह से दिल्ली में अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, देवेंद्र यादव, उन्होंने एक बैठक ली जिसमें उन्होंने अपने सारे जो जिला प्रतिनिधि हैं और जो अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उन तमाम लोगों को लेकर जो बैठक की और उसमें तय किया कि किस तरह से हमको इस बार दिल्ली में फिर से कांग्रेस की सरकार लाना है और वो वाला वक्त वापस लाना है जो शीला दीक्षित के वक्त था। और किस तरह राहुल गांधी ने जो मेहनत की है उस मेहनत को हमको और आगे बढ़ाना है, उसको पानी में नहीं मिल जाने देना है। ये सारी बातें जो हैं, एक मैराथन बैठक हुई थी दिल्ली कांग्रेस की, उसमें ये सामने आया था। इसी तरह से अब ये भी सामने आ गया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर उतरने वाली है, झारखंड में उसके लिए क्या मुद्दे फोकस में रहेंगे, जम्मू कश्मीर को लेकर उसकी क्या योजना है। क्या आपको लगता है कि विपक्षी गठबंधन इस वक्त जिस तरीके से मजबूती के साथ अभी तैयारी कर रहा है, उससे क्या बीजेपी को मात मिलेगी या बीजेपी की परेशानी और बढ़ेगी? क्योंकि एक और इंडिया गठबंधन की तैयारी हम देख रहे हैं, उपचुनाव को लेकर भी, खासकर यूपी उपचुनाव को लेकर भी सपा और कांग्रेस अभी से तैयार हो रहे हैं। वहीं बीजेपी को लेकर खबर आ रही है कि बीजेपी भी अब उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को पूरा करना चाहती है। जैसे अभी अयोध्या के बारे में खबर आ रही थी, जहां से बीजेपी को हार मिली थी, तो उस फैजाबाद सीट के भी वहां पर भी जो अभी विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उस पर लेकर खबर आ रही थी बीजेपी की कि वो मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम वहां पर चलाने वाली है। यानी ठीक है, बीजेपी को लोगों ने हरा दिया, लेकिन अब बीजेपी वहां भी जा रही है कि हम मतदाताओं का अभिनंदन कर रहे हैं और पूरे यूपी में उसका ये कार्यक्रम होने वाला है। ये वैसा ही है जैसे एक समय में उसने संपर्क के लिए समर्थन के लिए संपर्क अभियान इस तरह का चलाया था। अब इसी तरह से वो मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम चला रही है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि देश में जो हालात बन रहे हैं, बीजेपी उन पर घिरती जा रही है। यूपी के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने दाल को लेकर जो बयान दिया था उसको अब नेशनल मीडिया ने उस पर खबर चलाई। इसके अलावा बाढ़ से जो हालात बन रहे हैं, नेशनल मीडिया उसको लेकर खबर चला रहा है। आज की खबर है कि जो राव इंद्रजीत सिंह हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि नीट की परीक्षा में जिस तरीके का मतलब जो भी माहौल बना, उससे युवाओं का भरोसा हम पे से उठता जा रहा है और ये ठीक नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हुआ, उसमें वो बोल रही कि कोई बड़ी धांधली नहीं हुई है, लेकिन नीट परीक्षा को लेकर भी बीजेपी घिर चुकी है। ये बात अब उसके मंत्रियों के बयान से ही सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो नया प्लान बनाया है, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, अब इंडिया गठबंधन अगले कदम की ओर बढ़ गया है, उसे कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वो संसद में विपक्ष में बैठा है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव तो बाकी हैं, राज्य बाकी हैं। राज्यों में अगर कांग्रेस और उसके साथी दलों का जो उनकी पैठ मजबूत होती है, तो उससे बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगते हुए आप देख रहे हैं? देखिए समिता जी, असल में जो अब अंतर आया है दोनों की राजनीति, मतलब विपक्ष की राजनीति में और एनडीए की राजनीति में, यानी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में,
वो एक ज़बरदस्त तरीके का अंतर ये है कि विपक्ष जो है वो उत्साह से लबरेज है और उसमें ज़बरदस्त तरीके का उत्साह है और उसकी स्फूर्ति जो वो देखने लायक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो हैं वो बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि तैयारियां बीजेपी की नहीं चल रही हैं, बीजेपी की भी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने जो चुनाव वाले राज्य हैं वहाँ के लिए अपने प्रभारी तैनात कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में वो आपने बताया है कि मतदाता वंदन कार्यक्रम चलाएंगे, वो अंदन वंदन क्या क्या सब करते रहते हैं वो सब करेंगे, वो उनका अपना तरीका काम करने का वो करें। लेकिन मतलब जनता के बीच उनको अब जाना पड़ रहा है और जनता के बीच जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच नहीं जाती थी समिता जी, और वो मोदी जी के भरोसे ही रहती थी कि मोदी जी जो अब चुनाव जिताएंगे, मोदी जी आएंगे और मंगलसूत्र मटन मछली करेंगे और चुनाव जिता के ले जाएंगे। लेकिन अब वो मंगलसूत्र मटन और मछली जो है वो काम किया नहीं चूँकि लोकसभा के चुनाव में, और नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हारते हारते बचे। और इस बात का आभास भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ही हो गया था कि नरेंद्र मोदी में अब चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। और ये उनका जो मुखपत्र है आरएसएस का ऑर्गेनाइजर जो है उसमें एक लेख लिख करके कहा भी गया था कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हिंदुत्व के बल पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। और आपको याद होगा समिता जी कि दो लोगों के खासतौर से बयान आए थे लोकसभा चुनाव जैसे शुरू हुआ था ठीक उसी समय। एक तो वो जो नवनीत राणा जो निर्दलीय सांसद थी फिर भाजपा में शामिल हो गई, उनका बयान था कि किसी लहर के भरोसे मत रहो, कोई लहर वहर नहीं है, अपने दम पे चुनाव लड़ो, ये उनका बयान था। इसी तरीके से जेपी नड्डा जो थे वो बीच चुनाव में गए थे इंदौर और वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं का अपना कार्यक्रम लिया था। उसमें उन्होंने भी कहा था कि मोदी लहर के भरोसे मत रहिए, आपको खुद काम करना है। तो मध्य प्रदेश के लोग मोदी लहर के भरोसे नहीं रहे और चूंकि वहाँ शिवराज सिंह चौहान ने एक वायदा किया हुआ था कि 29 की 29 सीटें जिता के लानी हैं, तो शिवराज सिंह चौहान 29 की 29 सीटें जिता के ले आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जहाँ मोदी जी के भरोसे थी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बुरी शिकस्त जो है वो मिली है। ये सब सामने आया। इसी तरीके से बिहार में मोदी जी के भरोसे नहीं रही, चूँकि वहाँ नीतीश कुमार का साथ था, तो वहाँ एनडीए का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, मतलब पहले से खराब हुआ लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा ही एक तरीके से कहा सकता। भाई पिछली बार केवल एक सीट विपक्ष को थी और इस बार जो है वो 3/4 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास, मतलब गठबंधन के पास आई हैं, एनडीए के पास सीटें आई हैं। तो ये रहा। तो अब जो तैयारी हो रही है वो विपक्ष की तरफ से, खासतौर से इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेचैन तो निश्चित तौर पर समिता जी नजर आ रही है। क्योंकि उसको लग ये रहा है कि भाई जो चुनाव में मुद्दे थे, खासतौर से लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे थे, वो मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं और मुद्दों पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बल्कि उन मुद्दों पर सवाल और गहरे हो गए, जनता वो मुखर होकर के सवाल पूछने लगी है। जो चुनाव के समय लगता था कि जनता खामोशी ओढ़े हुए है और कुछ बोल नहीं रही है, वो कर पा रही है कि उसको किन मुद्दों के साथ जाना है। फिर उसे चुनाव में जो मुसलमान मछली मंगलसूत्र मटन के सहारे जाना है या फिर उसको जनता के सवालों पर जाना है। अब खतरा ये है कि मछली मंगलसूत्र मटन मुसलमान ये लोकसभा चुनाव में फेल हो चुका है, इनके सहारे जाते हैं तो बुरी तरीके से शिकस्त फिर मिलेगी। चूँकि लोगों की समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन सारे मसलों को उठाती है, और जबकि उसका चुनाव से कोई लेना देना होता नहीं है, जनता के मुद्दे अपनी जगह होते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट ये है कि वो आखिर उठाए किन मुद्दों को। तो जिन मुद्दों को वो उठाना चाहती है तो वो मुद्दे उल्टा उसी की तरफ बूमरैंग करते हैं। अब जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो केवल उत्तर प्रदेश के मंत्री नहीं है समिता जी, वो उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश के। वो कह रहे हैं कि 100 रुपये से ज़्यादा कहीं दाल मिलती ही नहीं है। अब पता नहीं वो शाही जी कौन सी दुकान से लेकर के आते हैं या अडानी के स्टोर पे से जाकर के दाल लेकर के आते हैं कि उनको 100 रुपये किलो दाल मिल जाती है। अरहर की दाल जो 200 रुपये से कम कहीं नहीं है, 220 240 तक उसके रेट हैं अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। तमाम दालें जो मतलब 150 रुपये से नीचे तो कोई दाल मुझे नहीं लगता कि कोई दाल है अभी। सिर्फ मटर को अगर छोड़ दिया जाए तो मटर दाल में नहीं आती है, वो एक तरीके से सूखा हुआ आप उसको सब्जी कह सकते हैं उसमें आती है, तो उसके अलावा और कोई दाल वो नहीं है। तो अब अगर बता रहे हैं शाही जी की 100 रुपये किलो है, तो अब इस मीडिया को मजबूर होना पड़ रहा है समिता जी। आप समझ लीजिए कि देश बदल कितना गया है 10 सालों में। पहले यही मीडिया बताता था कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, टमाटर 200 रुपये किलो हो गया है और वहाँ गेहूं जो है वो 40 रुपये किलो हो गया है, आटा 40 रुपये किलो हो रहा है, ये वहाँ से बताया मीडिया चलाता था। अब इनको चलाना पड़ रहा है कि भिंडी 20 रुपये किलो थी वो 60 रुपये किलो हो गई है, आलू 20 रुपये किलो था वो 50 रुपये किलो हो गया है, टमाटर 20 रुपये किलो था वो 100 रुपये किलो हो गया। अब इस मीडिया को ये खबरें चलानी पड़ रही हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इससे ज़्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए समिता जी कि 24 घंटे मोदी मोदी करने वाला अगर मीडिया भी महंगाई पर बात करने लग जाए और ये बताने लग जाए कि सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और यूपी के मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के वो किस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं कि 100 रुपये में दाल मिल रही है, तो आप समझ सकती हैं कि परिस्थितियां कितनी
तेजी से बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट यही है कि वो अब जाए किन मुद्दों को लेकर के, चूंकि ये मुद्दे चुनाव में भी थे, महंगाई चुनाव में मुद्दा था, बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा था, अग्निवीर चुनाव में मुद्दा था, और इंडिया गठबंधन इन मुद्दों को लेकर के फिर जाएगा विधानसभा चुनाव में। अब अग्निवीरों को लेकर के जिस तरीके से आ रही है समिता जी खबरें कि एक शहीद और हुआ अग्निवीर, राहुल गांधी ने जब वो उठाया मसला वो शहीद अजय का, अग्निवीर का, उसके बाद फिर उसके तड़ातड़ वहाँ जितेंद्र क्या फ़ोन पहुँचने लगे, और फिर जाकर के उनको आया कि साहब वो सरकार की तरफ से वो मुआवजे का नहीं, उसका बीमा का जो है वो 48 लाख या 45 हज़ार रुपया जो उसको मिलेगा, वो फिर जाकर शुरू हुआ। यानी कि राहुल गांधी अगर किसी सदन में किसी मसले को उठाएंगे तो पहले आप उसकी काट करेंगे, रक्षा मंत्री खुद सदन में खड़े होकर के बताएंगे कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसकी डैमेज कंट्रोल की जाएगी। तो भाजपा के सामने परेशानी समिता जी है कि वो किस किस मसले पर डैमेज कंट्रोल करें। राहुल गांधी बीजेपी को चैन नहीं लेने दे रहे हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 नए मुद्दे खड़े कर देते हैं, और सिर्फ मुद्दे खड़े नहीं करते, वो जनता के बीच होते हैं, रोज जनता के बीच खड़े होकर के वो नए मुद्दे खड़े करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी ये है कि राहुल गांधी रोज नए मुद्दे खड़े करते रहेंगे, विपक्ष पूरा राहुल गांधी के साथ एकजुट है, विपक्ष में कहीं कोई दो फाक दिखाई नहीं पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है और जो उसके सहयोगी हैं उनके बीच ज़बरदस्त तरीके से फूट मालूम पड़ रही है। उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल है और संजय निषाद की निषाद पार्टी है, दोनों ने मांग कर दी है कि हमको 2-2 सीटें चाहिए उपचुनाव में 10 में से। उधर ओम प्रकाश राजभर भी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ ये संकट है। महाराष्ट्र में संकट ये है कि वो आपस में इतना ज़्यादा तिफरका फैल चुका है, एमएलसी का चुनाव होना है और वहाँ क्रॉस वोटिंग की संकट सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी को परेशान करने वाली हैं। बीजेपी इसीलिए समिता जी परेशान है, और विपक्ष का जो नया प्लान है वो नया प्लान यही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के करने हैं, और रक्षात्मक नहीं होना है, आक्रामक होना है बीजेपी के ऊपर। ये विपक्ष का प्लान है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नहीं हो पा रही है, रक्षात्मक मुद्रा में है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद जो हैं वो हमने देखा सदन के अंदर किस तरीके से रक्षात्मक मुद्रा में थे, और उनका अबरा का डबरा हमने कई बार लोकसभा में होते हुए देखा जब विपक्ष की तरफ से नारेबाजी हो रही थी समिता जी। तो ये देखने में आया, और राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी और विपक्ष ने जब बीच में बातें की, हालांकि जो सभापति थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने काफ़ी साथ सरकार का दिया, प्रधानमंत्री का काफ़ी साथ दिया, और अच्छी एक भूमिका स्वयंसेवक की उन्होंने निभाई, इसको कह सकते हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री को वहाँ बोलने में राज्यसभा में भी दिक्कत आ रही थी, और प्रधानमंत्री अपना निर्बाध भाषण वहाँ तब कर पाए जब विपक्ष वहाँ से वॉकआउट कर गया। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की परेशानी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या परेशानी है, विपक्ष जो है वो नए जो हमले कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी लहूलुहान नजर आ रही है समिता जी। बिल्कुल, बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि विपक्ष जो है उसने जिन मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब वो अभी की राजनीति भी मुद्दों पर केंद्रित ही कर रहा है। कोई इधर उधर की बात नहीं। आप चाहे कांग्रेस के ट्वीट देख लें, चाहे सपा के, चाहे आरजेडी के, इनके ट्वीट्स में पता चल रहा है, इनके नेताओं के बयानों से पता चल रहा है कि वो बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहे। जिन मुद्दों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था उन्हीं मुद्दों पर वो अभी भी टिके हुए हैं। वो अभी भी सत्तारूढ़ दल से यानी बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं कि आप इन बातों पर कब गौर करेंगे, चाहे वो बाढ़ के कारण हालत खराब होना है, चाहे पुल का टूटना है, चाहे बेरोजगारी का मसला, चाहे महंगाई का मसला है। रोजाना ये सारे नेता एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं, एक जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी भाषा अलग होती, तेवर अलग होते हैं, लेकिन निशाने पर होती है बीजेपी। और अब जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो नया प्लान अब विपक्ष का सामने आया है, कांग्रेस का जो नया प्लान सामने आया है, उससे बीजेपी की नींद उड़ना स्वाभाविक है, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अमरेंद्र जी, एक खबर मैं देख रही थी जिसमें बाकायदा विश्लेषण कर लिया गया और जिसमें बताया गया कि कांग्रेस को संविधान का मुद्दा उठाने का कितना फायदा मिला, क्योंकि हमने ये देखा है कि बीजेपी की जितनी भी आंतरिक बैठकें हुई, समीक्षा बैठकें, उसमें बार बार ये बात बोली गई कि हमने संविधान के मुद्दे पर हम जो है अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, और वो कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने गलत बातें फैलाई। लेकिन कांग्रेस ने कोई गलत बात नहीं फैलाई थी, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता ही बार बार बोल रहे थे, और अभी तक उन नेताओं को बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि मोदी और शाह और राजनाथ सिंह जो भी हैं, वो सारे लोग इस पर साथ में हैं, और उनकी नीयत यही थी कि 400 पार सीटें आ जाती तो संविधान से कोई ना कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ उसमें हो जाता। और अब कांग्रेस इसी संविधान के मुद्दे को लेकर अब विधानसभा चुनाव में भी जाने वाली है। एक बाकायदा सूची बन चुकी है। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, तो उसमें है पहला संविधान, दूसरा है आरक्षण, तीसरा किसानों की आत्महत्या, चौथा है पेपर लीक, 5वां है बेरोजगारी।
अब महाराष्ट्र विधानसभा में अमलेंदु जी आप जानते हैं कि कैसे शिंदे और एनसी मतलब अजित पवार इन दो के सहारे बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसको क्या नुकसान हुआ इन दोनों को साथ में रखने का ये भी दिख गया। और अब खबरें हैं कि इस बार जो एमवीए के बीच यानी महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और ये आ रहा है कि कांग्रेस इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 90 से 100 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तय इन लोगों ने नहीं किया है और ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये अभी से इतने सारे अपने कार्ड्स खोलेंगे नहीं। लेकिन जिन मुद्दों का अभी मैंने जिक्र किया अमलेंदु जी, इन मुद्दों पर वैसे ही बीजेपी पहले से फंसी हुई है। आपको क्या लगता है, संविधान, आरक्षण, किसानों की आत्महत्या, पेपर लीक और बेरोजगारी, महाराष्ट्र में अगर इन मुद्दों पर कांग्रेस उतरती है, एमवीए उतरती है, तो क्या हाल होगा बीजेपी का? क्योंकि एमएलसी चुनाव में तो हम देख ही रहे हैं कि अभी से उसको क्रॉस वोटिंग का खतरा हो रहा है। दूसरे एक खबर ये भी आई कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो थे उनका अभी निधन हुआ और अब अमोल काले का निधन हुआ, तो फिर से वहां चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए, क्योंकि क्रिकेट का भी एक बड़ा असर होता है राजनीति पर। और अभी तक ये खबरें थी जैसे मिलिंद नार्वेकर जो एमएलसी के लिए भी प्रत्याशी हैं उद्धव गुट के, वो इस चुनाव पर लड़ने वाले थे, लेकिन नाना पटोले ने अपना जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और उन्होंने कहा मुझे पहले से ही क्रिकेट में दिलचस्पी है, इसमें यह चुनाव हुआ था इसलिए मैंने यह चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए जो भी रणनीति आवश्यक हो, हमारे पास निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त वोट है, इसलिए हम ये चुनाव जीतेंगे। तो यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने की तैयारी भी कांग्रेस अध्यक्ष ने कर ली है और मिलिंद नार्वेकर उनको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये सारी रणनीति, ये सारे समीकरण क्या बता रहे हैं कि क्या बीजेपी का पत्ता इस बार महाराष्ट्र से पूरी तरह साफ होने वाला है? निश्चित तौर पर समिता जी, अभी तक जो समीकरण है और जिस तरह की खबरें उससे लगता यही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का पत्ता गोल हो चुका है। होने वाला क्या है, हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है। एक तो ये कि जो क्रिकेट की राजनीति है समिता जी, वो महाराष्ट्र में काफ़ी मजबूत है क्रिकेट की राजनीति। और आपको याद होगा कि जो शरद पवार हैं वो भी बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं शरद पवार। तो जो क्रिकेट की राजनीति है वो महाराष्ट्र में, इसका मतलब कि शरद पवार का या इंडिया गठबंधन का वहाँ पहले से होल्ड एक रहा है। तो इसमें अगर नाना पटोले उतरे हैं तो यहाँ से भी एक शिकस्त जो है भारतीय जनता पार्टी को क्रिकेट की राजनीति में भी देने की तैयारी हो रही है। अब इस समय तो खैर जयशाह बेटे उनके अमित शाह जी के जो हैं वो सचिव हैं बीसीसीआई के, तो वो हैं, लेकिन वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं कि क्रिकेट की पिच है जो है उस पर भी बीजेपी को किस तरीके से शिकस्त दी जा रही है। लेकिन क्रिकेट की पिच से अलग हट करके समिता जी बात की जाए, अगर राजनीति की पिच की बात की जाए कि जो जिस तरीके से पिच बिछी है महाराष्ट्र में और उस पर जो मुद्दे इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं, अब संविधान का मसला महाराष्ट्र में भी ज़बरदस्त तरीके से एक मसला है। और एकनाथ शिंदे को ये सार्वजनिक तौर पे कहना पड़ा कि संविधान के मसले की वजह से भारतीय जनता पार्टी और महायुति जो थी उसको महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। ये बात एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकारी और हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में अपने उनकी बाइट को सुनवाई भी थी कि एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं कि 400 पार का नारा और संविधान का जो था वो किस तरीके से बूमरैंग किया भारतीय जनता पार्टी को। तो जाहिर सी बात है कि संविधान पर खतरा कोई कम नहीं हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो संविधान पे खतरा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यों में सरकार में आती है तो भी संविधान के ऊपर खतरा बना रहेगा। तो यानी कि राज्यों के जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें भी संविधान एक बड़ा मुद्दा रहेगा, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो। समिता जी, सब जगह ये संविधान एक मसला विधानसभा चुनाव में भी रहेगा और ये मसला रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जितना कमज़ोर कर सकते हो उतना कमज़ोर करो, तभी संविधान मजबूत रहेगा और संविधान के ऊपर आज तभी नहीं आएगी। जाहिर सी बात है कि चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और दूसरे लोगों का मतलब गैर भाजपा जो दल हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो चाहे इंडिया गठबंधन से बाहर के लोग हों, उनका इस संविधान में विश्वास है। तो संवैधानिक प्रक्रियाओं के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने से तो नहीं रोका जा सकता और बाहर नहीं किया जा सकता अगर विपक्ष में मतलब सत्ता में आ भी जाए तब भी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना आवश्यक है। ये संदेश विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा इन विधानसभा चुनाव में भी। तो ये संदेश जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचाएगा और संविधान को लेकर के महाराष्ट्र में एक अजब तरीके की दीवानगी जो है आप वो
समझ सकती हैं समिता जी किस तरीके की वहाँ दीवानगी है संविधान को लेकर के। दूसरा जो और मुद्दे वहाँ उठाए जा रहे हैं, अब जैसे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, वो भी महाराष्ट्र में एक मुद्दा है, चाहे वो किसानों की आत्महत्याओं का हो। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसानों की विदर्भ के इलाके में होती हैं, जो महाराष्ट्र में आता है। इसको हम लोगों ने देखा है किस तरीके से किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में ज़बरदस्त तरीके से। ये सारे आंकड़े हैं, अब तो खैर वो आंकड़े आना ही बंद कर दिए गए हैं कि वो आंकड़े, चूँकि ये डाटा सस्ता डाटा देने वाली सरकार जो डाटा लेस सरकार, इसके पास अब कोई आंकड़े ही नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े भी नहीं है, कोई आंकड़े अब बचा ही नहीं है इसके पास। आंकड़ा सिर्फ ये बचा है कि मोदी जी ये जानते हैं कि 2014 से पहले जो था वो भारत बहुत ख़राब स्थिति में था और 2014 में देश आज़ाद हो गया, ऐसा मोदी जी का मानना है, समझा जा सकता है। तो ये उनका अपना सोच है। लेकिन जनता के बीच ये मुद्दे हैं, किसानों की आत्महत्या जनता के बीच मसला है, किसानों की फसल का दाम मिले ये उस किसानों का एक मसला है जो बनेगा, और जो मराठा आरक्षण है वो भी एक मसला वहाँ बनेगा महाराष्ट्र में। तो बहुत सारे मसले ऐसे बनेंगे जिस पे इंडिया गठबंधन अभी से तैयारी कर रहा है। जो आपने सूची बताई कि ये मुद्दे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं, इन मसलों पे भारतीय जनता पार्टी या महायुति जो है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उसके पास इन मसलों की कोई काट फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए हमको ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष ने जो है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। समिता जी जी बिल्कुल, महाराष्ट्र का हाल हमने देख लिया अमलेंदु जी। अब हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं और वहां भी पिछले बार बीजेपी ने किसी तरह जेजेपी के साथ सरकार बनाई थी। जेजेपी अब अलग हो चुकी है। इधर बसपा का भी वहां पर नया गठजोड़ तैयार हो गया है। कांग्रेस वहां पहले से दावे कर रही है कि इस बार वो चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब उसके साथ है। हरियाणा में जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें भी सबसे पहला संविधान को ही रखा गया है, दूसरा अग्निवीर योजना है, तीसरा बेरोजगारी है, चौथा महिला पहलवान है और पांचवा किसान आंदोलन। हरियाणा को लेकर ये जो मुद्दे कांग्रेस ने तय किए हैं, विपक्षी गठबंधन ने जो तय किए कि हमको इन मुद्दों पर जाना है। संविधान के बारे में तो बातें वही रहेंगी, क्योंकि जैसा पूरे देश में हाल है वही हरियाणा में भी वही रहेगा। लेकिन अग्निवीर योजना, उसके बारे में भी अभी जिस तरह के हाल हैं, और दूसरी बात बेरोजगारी और महिला पहलवानों वाला मुद्दा, और इसके साथ साथ किसान आंदोलन, क्योंकि एमएसपी की मांग किसानों की अभी तक पूरी नहीं हुई है। किसानों की आय दोगुनी होना तो भूल ही जाइए। इसके अलावा जिस तरीके से किसानों को इस बार भी आंदोलन करने पर, जैसे उनको शंभू बॉर्डर पर रोका गया और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या बीजेपी अपनी सत्ता दोबारा हासिल कर पाएगी? देखिए समिता जी, आज जो परिस्थितियां, उनमें निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लौटकर नहीं आ रही है किसी भी तरीके से, और आई हुई तो वो पिछले चुनाव में भी नहीं थी। जोड़ तोड़ के सरकार चल रही है, अभी भी अल्पमत की सरकार है। गवर्नर अगर आज आदेश कर दें कि आपको विश्वास मत हासिल करना है, तो ये सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति समिता जी, उसको जो भारतीय जनता पार्टी के ही अभी तक सहयोगी रहे दुष्यंत चौटाला, उनके एक बयान से समझी जा सकती है, जो बयान हम लोगों ने पहले उनका सुनवाया भी था अपने इसी कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला का, कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की वजह से हमको भी नुकसान हुआ, जबकि वो साथ छोड़ चुके थे। यानी हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पे दुष्यंत चौटाला की पार्टी को भी माफ़ नहीं किया, जबकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बावजूद अगर दुष्यंत चौटाला को वहाँ की जनता दंडित कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता दंडित क्यों नहीं करेगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है समिता जी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हम लोगों ने सुना था कि वहाँ की जो मंत्री रहे अनिल विज, उनका भी एक बयान हम लोगों ने सुना था, वो भी हम लोगों ने दिखवाया था कि वो किस तरीके से कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं कि गृह मंत्री होते हुए वो जिम्मेदारी लेते हैं किसानों के ऊपर जो अत्याचार पुलिस ने की उसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली। यानी कि आपका जो गृह मंत्री रहा वो किसानों के बीच जाता है तो उस बात को एक्सेप्ट करता है कि किसानों के ऊपर जुल्म हुए। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसानों के ऊपर जुल्म नहीं हुए। आपका जो गृह मंत्री है तत्कालीन, वो कह रहा है कि इस किसानों के ऊपर जुल्म हुए और उस जुल्म की वो जिम्मेदारी ले रहा है समिता जी। तो ये अभी तो लोकसभा का चुनाव था, अब तो ये बाकायदा विधानसभा का चुनाव है, राज्य सरकार का चुनाव है, वहाँ लोगों को राज्य सरकार चुननी है। तो जो मसले, जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में थे, मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मुखरता के साथ अब विधानसभा चुनाव में हरियाणा में होंगे। और हरियाणा में कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट होकर के उतरी है समित्रा जी, अब पहले वहाँ तिफरके थे, बहुत ज़्यादा गुटबाजी थी, और हालांकि ऐसा नहीं कि गुटबाजी आज नहीं है, गुटबाजी आज भी है, लेकिन वो गुटबाजी होती हुई अब वो गुटबाजी वहाँ प्रतिस्पर्धा में बदल चुकी है। गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा में अंतर ये है कि गुटबाजी में आप अपने ही पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रतिस्पर्धा में ये होता है कि आप उससे आगे निकलना चाहते हैं। अब कुमारी शैलजा जो है, उन्होंने वहाँ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है, वो भी वहाँ निकलेंगी। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा पहले निकल चुके हैं
यात्रा पे। तो अब ये इस तरह की चीज़ें वहाँ जो हो रही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सक्रिय हो रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पूरी कांग्रेस जो है वो सक्रिय है और मजबूती के साथ जनता के मुद्दे उठा रही है और गुटबाजी उनकी प्रतिस्पर्धा में बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई चेहरा भी ऐसा नहीं है कि जो वो चुनाव में जाए तो उस चेहरे के सामने जाए। मनोहर लाल खट्टर अगर चेहरा थे, मनोहर लाल खट्टर अब पहुँच चुके हैं केंद्र में, अब वो चेहरा नहीं है। नायब सिंह सैनी कितना बड़ा चेहरा है ये मालूम पड़ेगा कि कितना उसको लाभ पहुंचा पाते हैं, कितना लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। नायब सिंह सैनी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की स्थिति में आएगी, मुझको तो नहीं लगता है। कल को कोई परिस्थिति बन जाए अलग तो वो अलग कहा जा सकता है। समिता जी, फिलहाल जो ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि नायब सिंह सैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर ले जाने की स्थिति में हो। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ जाट और गैर जाट की राजनीति करती है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है, चूँकि लोगों की समझ में ये आ गया कि ये जाट और गैर जाट की राजनीति करते हैं, लेकिन किसानों पर जो हमले होते हैं सरकार की तरफ से, तो वो किसानों पे हमले तो सभी पे होते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि जाट किसान छाट छाट के उस पर हमले होंगे और जो गैर जाट किसान होगा उस पर हमले नहीं होंगे। तो किसानों पे जो अत्याचार हुए सरकार की तरफ से वो सारे किसानों पे हुए, चाहे वो जाट था या गैर जाट था। तो ये मसला जाट वर्सेस गैर जाट नहीं रहेगा हरियाणा में। लोगों की ये बात समझ में आ गई है और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हरियाणा में एक बड़ा फेल्योर समझा जा सकता है कि वो जिस राजनीति को लेकर के जाती थी वो राजनीति उसकी फेल होती दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से जो पहलवानों का मसला है मित्रा जी, अब प्रधानमंत्री मिल रहे थे ओलंपिक जाने वाले बच्चों से कि जो ओलंपिक में जा रहे हैं आप मेडल जीत करके लाना और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। उसी दिन लोग सवाल करने लगे कि इनसे तो मिल रहे हो लेकिन जो मेडल जीत के लाए थे उनसे तो आप मिले नहीं, सड़क पे आप उनको पिटवा रहे थे पुलिस से। भाई साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो थी वो सड़क पर पुलिस उनको पीट रही थी, विजुअल्स जारी हुए, सब ये लोगों ने देखा खूब अच्छे तरीके से, सोशल मीडिया पे खूब वो जारी हुए। उन लोगों ने भी अपने ट्विटर हैंडल्स पे उन सारे फुटेज को डाला। तो आप जो है जो जीत करके आए थे, जिनको आपने बाकायदा भोज दिया था एक तरह से कहा जाए और बुला के कहा था, विनेश फोगाट के लिए कहा था कि वो तो आपकी बेटी है, तो आप अपनी उस बेटी को आप सड़क पर पिटवा रहे थे, आपने उससे बातचीत नहीं की, तो ये सारे मसले उठेंगे। किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश हुई, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा, पहलवान इस बात को आरोप लगाते रहे कि ब्रजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है, वो सामने में देखने में आ रहा है कि किस तरीके से बचाया गया। अगर दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में ही समिता जी ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी ठहरा रही है और दाखिल कर रही है, तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है ब्रजभूषण शरण की? नहीं हुई गिरफ्तारी। आपने उनके बेटे को टिकट भी दिया। आप ये कह सकते हैं कि साहब बेटा अलग एंटिटी है और ब्रजभूषण सिंह अलग एंटिटी है। अगर इसको यही मान लिया जाए कि साहब वो दोनों अलग अलग हैं, तो भी ब्रजभूषण सिंह अपने बेटे के लिए तो आप वोट मांग रहे थे, तो आपने उनको पार्टी से निकाल के बाहर क्यों नहीं किया? तो ये सारे सवाल वहाँ उठेंगे और ये मसला हरियाणा में एक बड़ा मसला बनेगा और भारतीय जनता पार्टी इस पर बैकफुट पे अभी से नजर आ रही है, आगे भी बैकफुट पे नजर आएगी समिता जी। बिल्कुल बैकफुट पर है बीजेपी और बीजेपी को इस बैकफुट पर लाने के लिए या डिफेंसिव उसमें स्टाइल में रणनीति या राजनीति करने के लिए मजबूर कर दिया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी का ही ये जो अभी हम विपक्ष के बड़े प्लान की जो चर्चा कर रहे हैं, असल में ये राहुल गांधी का एक बड़ा प्लान है। राहुल गांधी के इस बड़े प्लान पर ही इंडिया गठबंधन ने ये काम किया था लोकसभा चुनाव में और उसका फायदा मिला और अब विधानसभा चुनाव की बारी है और इसके लिए भी राहुल गांधी की तैयारी जो है वो पूरी तरह पुख्ता है, मजबूत है। और उसका क्या प्लान है इस पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र का हाल हमने देख लिया, हरियाणा की स्थिति हमने समझ ली। अब बात करते हैं, अगर हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें या अगले साल जो होने वाला है चुनाव दिल्ली में, यूपी में भी चुनाव बाद में है, लेकिन अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर भी राहुल गांधी के स्टाइल में ही, मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर जिस तरह से काम करने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी परेशान है। शायद इसीलिए उसको मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ रही है। और इधर दिल्ली को लेकर जो राहुल गांधी का प्लान है अमलेंदु जी, उसमें भी ये तय हुआ है, जो अभी बैठक हुई थी इनकी, कल बैठक हुई थी जिसमें 14 जिला अध्यक्ष और 42 जो नए जिला पर्यवेक्षक बने हैं उनकी एक लंबी बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ है कि अब 2025 फरवरी तक, जब तक यानी चुनाव होने हैं तब तक हर महीने 2 तारीख को ब्लॉक की और 5 तारीख को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक होगी। यानी जिस कांग्रेस को बिल्कुल मान लिया गया था कि उसने एकदम हथियार छोड़ दिए हैं, राहुल गांधी ने उसमें एक नई ऊर्जा भर दी है। और इसमें भी यह तय हुआ कि राहुल गांधी का जो मिशन है, मतलब जिस तरीके से वो संविधान बचाने को लेकर बात कर रहे हैं, उस मुद्दे को सबसे प्रमुख रखना है। उसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मार्केट एसोसिएशन, इन सारे लोगों को जोड़ना है हमको अपने साथ में। और इसके साथ ही हाथ बदले का हालात,
ये जो पोस्टर है ये ऑटो में लगने हैं, हर मतलब बहुत सारे ऑटो में लगाने की कांग्रेस की योजना है। अमरिंदु जी, क्या लगता है इस तरह से दिल्ली में अगर काम करेंगे, राहुल गांधी की तर्ज पर अगर काम करती है कांग्रेस का ये जो नया जो रूप है, तो क्या कांग्रेस अपने वो पुराने गोल्डन एरा को वापस उसमें लौट पाएगी? और उसी तरह झारखंड में जो उसके प्लानिंग सामने आई है उसमें ये है, संविधान का मुद्दा है ही, इसके साथ साथ आदिवासी सुरक्षा, जल जंगल जमीन और ईडी और सीबीआई के मुद्दे को सबसे अहमियत से उठाने वाली है कांग्रेस। ये सारा मतलब हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरीके से परेशान किया गया था, तो झारखंड में तो अभी भी कांग्रेस सत्ता में है, तो बहुत क्या आपको उम्मीदें लगती हैं कि झारखंड में ये सत्ता बरकरार रहेगी? और क्या दिल्ली में या यूपी में सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखिए समिता जी, यूपी का चुनाव तो अभी खैर काफ़ी दूर है, 2027 में है यूपी का चुनाव, लेकिन दिल्ली का चुनाव नज़दीक है और जनवरी या फरवरी में चुनाव हो जाएगा। मुश्किल से 6 महीने कह सकती हैं आप, या 7 महीने बचे हुए दिल्ली के चुनाव में। तो दिल्ली के लिए अभी से तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं और वो इलेक्शन मोड में आ गई है, मतलब चुनावी मोड में आ गई है। तो इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है और दिल्ली को लेकर के जो अब तक जो खबरें आई थी और जो लोकसभा चुनाव की समीक्षा हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब वो उनके अंदर की चीज़ें क्या क्या आई हैं, क्या कमियां रहीं, गठबंधन से क्या फ़ायदा क्या नुकसान को, वो सारी चीज़ें भी आई हैं। लेकिन कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है कि अब मजबूती के साथ दिल्ली का चुनाव भी लड़ा जाएगा, वो चाहे गठबंधन में हो या गठबंधन के बाहर लड़ाया जाए, तो वो चुनाव तो अब दिल्ली में भी मजबूती से लड़ा जाएगा और मुद्दे उसके लिए अभी से तैयार कर लिए। जाहिर सी बात है समिता जी कि अगर एक लंबी दूरी की राजनीति करनी है और उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी, वो तैयारियां अभी से शुरू हो रही हैं कि कांग्रेस वहाँ दिल्ली में भी अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है और उसके रोड मैप से दिल्ली अब गायब नहीं है, दिल्ली उसके रोड मैप पे है। मज़े की बात समिता जी ये है कि दिल्ली में जो भी विकास की बातें कही जाती हैं, वो चाहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जाती हों या कांग्रेस की तरफ से की जाती हों, जो भी दिल्ली में विकास की बातें कही जाती हैं उसमें सारा योगदान जो है वो कांग्रेस का है और ख़ासतौर से शीला दीक्षित की सरकार जो थी उसका योगदान है। अगर आप मेट्रो गिनाते हैं या ओवरब्रिज गिनाते हैं, वो सारे सब कुछ जो हैं, या आप जो CNG बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, उन सब की आप बातें करते हैं, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें शीला दीक्षित के समय की हैं। वो चीज़ें ही अभी तक चल रही हैं या उनमें कुछ थोड़े बहुत सुधार किए गए होंगे, वो उस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। एक आध नया ब्रिज शायद अरविंद केजरीवाल के समय में भी बन गया है जिसको लेकर के वो दावा कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जिससे दिल्ली की अब सूरत बदली हुई दिखाई पड़ती है, वो सारी चीज़ें शीला दीक्षित के समय की ही हैं। और अब ये दिल्ली वासियों के ऊपर है कि वो इसका प्रतिसाद जो है किस तरीके से उन्होंने दिया और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से देते हैं, जनता के ऊपर है। लेकिन कांग्रेस अगर तैयारी कर रही है और जनता के सवालों को लेकर के जाती है वो जनता के बीच में, और हाथ बदलेगा हालात जो उसका लोकसभा चुनाव में भी नारा था समिता जी, और ये बाकायदा कैंपेन चलाया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ बदलेगा हालात कैंपेन चलाया था और ये कहा भी था कि वो हमारा भारत जोड़ो यात्रा जो वो हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट वो यात्रा नहीं थी, लेकिन ये पॉलिटिकल हमारा अभियान है, ये कहा गया था आज जो हाथ बदलेगा हालात अभियान को लॉन्च करते हुए। तो जाहिर सी बात है कि हाथ बदलेगा हालात अब वो लोकसभा चुनाव के हिसाब से था उस समय, आज वो विधानसभा चुनाव के हिसाब से है, तो राज्यों का अलग अलग होगा ये। तो यहाँ एक संदेश दिया है कि हाथ बदलेगा हालात, यानी कि कांग्रेस जो है वो खुद को अब दिल्ली की विधानसभा में दावेदार अब मान रही है और ये बता रही है कि हम शीला दीक्षित वाले जो लीगेसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं और हम सरकार बनाने की स्थिति में दिल्ली में आ सकते हैं और हम यह चुनौती देंगे। तो ये कांग्रेस की तरफ से संकेत जो है वो समिता जी दी जा रहे हैं। झारखंड का जहाँ तक मसला है समिता जी, झारखंड में तो निश्चित तौर पर गठबंधन के साथ ही वहाँ जाएंगे वहाँ विधानसभा चुनाव में, और ये तय है पूरा एकदम से कि वहाँ गठबंधन के साथ ही चुनाव में जाना है। और जो मुद्दे कांग्रेस ने वहाँ उठाए हैं वो सारे मुद्दे वही हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उठा रहा है, कांग्रेस भी उठा रही है। दोनों वहाँ मुद्दों के मसले पे एकजुट हैं, एकमत हैं, सरकार चल रही है, दोनों एकजुट हैं, एकमत हैं। इसी तरीके से वहाँ सरकार चल रही है। अभी जब हेमंत सोरेन का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, संयुक्त बैठक में चुनाव हुआ उनका भी, और वहाँ दिया गया चंपई सोरेन को जब चुना गया था तब भी संयुक्त उसमें चुनाव हुआ, विश्वास मत हासिल किया, सब एकजुट रहे। तो वहाँ एकजुटता दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन पर घेरा जा रहा है। जैसे कि सरना कोर्ट की मांग वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाई है। भारतीय जनता पार्टी उस सरना कोर्ट पर बहुत असहज हो जाती है
कि सरना कोड जो आदिवासी कहते हैं कि उनका अपना अलग धर्म है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा असहज हो जाती है, क्योंकि वो तो बताती है कि हिंदू हैं सब ये, तो ये इसको लेकर बहुत असहज हो जाती है। तो वहाँ जो आदिवासियों की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के एक अच्छी राजनीति वहाँ कर रही है और एक अच्छा गठबंधन वहाँ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि वहाँ मुद्दे झारखंड में दूसरे होंगे, जो दिल्ली में मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं है वहाँ, लेकिन संविधान का मुद्दा जो है वो सब राज्यों में एक सा ही है और संविधान का मुद्दा झारखंड में भी है और उसके ऊपर होना है। दूसरा जो वहाँ एक मुद्दा जुड़ गया है जिसकी आपने चर्चा की कि वो ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो है उसको लेकर के आप देखिए कि जब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी हेमंत सोरेन को और बहुत सख्त टिप्पणी उन्होंने ईडी के खिलाफ की और कहा कि भाई जो शिकायत करता था उसने मतलब जिसकी ज़मीन है उसने ही शिकायत नहीं की जिसको शिकायत करता होना चाहिए था, तो फिर शिकायत है किसकी तरफ से? आप गए और आपने जाके बता दिया कि फला आदमी कह रहा था ये आदमी फला की ये ज़मीन है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं लाल किले के आगे खड़ा होकर के कह दूं कि लाल किला मेरे दादा का है, तो मेरा लाल किला मेरे दादा का हो जाएगा और मैं उसको बेच दूं, तो मोदी जी आगे खरीद लेंगे लाल किला मुझसे क्या? तो यही कहने का तात्पर्य था वो एक तरीके से हाई कोर्ट का था कि भाई जब शिकायतकर्ता जो है उसमें जिसको होना चाहिए था वो शिकायतकर्ता नहीं है, ज़मीन इसकी नहीं है, ज़मीन जिसके नाम है उसने कोई शिकायत नहीं की है, कब्जा इनका नहीं है, बिजली का बिल जो है वो किसी और किसके नाम आता है, कब्जा वहाँ किसी और का, तो ये कहाँ से दोषी होगा? जबकि वो उस समय सरकार में भी नहीं थे 2009 में जब वो ज़मीन बताई जाती है। इतनी सख्त टिप्पणी के बाद ईडी जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है वो जमानत कैंसिल कराने के लिए। तो यानी ईडी और सीबीआई का मसला एक बड़ा मसला झारखंड में भी बनेगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में लोकसभा चुनाव में नुकसान होने के बावजूद अभी तक जो है कोई सबक लिया नहीं है कि इसका नुकसान किस तरीके से हो सकता है। और जो कोढ़ में खाज कही जाती है शर्मिष्ठा जी, वो ये है कि वहाँ जो उसके सबसे बड़े नेता समझे जाते हैं झारखंड में वो निशिकांत दुबे समझे जाते हैं जो मोदी जी के बड़े नज़दीक हैं। तो यानी कि अगर वहाँ सरकार बनेगी तो निशिकांत दुबे वहाँ जो है मुख्यमंत्री होंगे, ये लोगों के बीच संदेश जाना शुरू हो गया है। तो ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बाबूलाल मरांडी को अगर चेहरा बनाते तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो भी जाता, लेकिन आपने निशिकांत दुबे को अपना वहाँ पोस्टर वहाँ बनाया हुआ है, तो उसका नुकसान भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो विपक्ष का जो नया प्लान है शर्मिष्ठा जी, वो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर झारखंड तक और झारखंड से लेकर के 2027 में जो यूपी का चुनाव आने वाला है उस तक भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त चोट पहुँचाने का है। भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, बीजेपी का घबराना स्वाभाविक इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष ने उसकी कमजोर नब्ज को पहचान लिया है। बीजेपी की कमजोर नब्ज है मुद्दों का अकाल, यानी मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन बीजेपी उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जो है वो मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुस्लिम लीग की बात करते रहे, उन्होंने मुद्दों की बात नहीं की। और कांग्रेस ने इसी को सबसे अहम मुद्दा बनाया कि आप जनता की बात क्यों नहीं करते हैं। और अभी भी चाहे संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक, आदिवासियों की बात, किसानों की बात और इसके साथ साथ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, तमाम मसले हैं जिन पर बीजेपी को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। विपक्ष का बड़ा प्लान, राहुल गांधी का बड़ा प्लान है विधानसभा चुनाव को लेकर। जल्दी मतलब अभी हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन वक्त बीतते पता नहीं चलता। जुलाई का महीना भी अब 11 तारीख आज हो चुकी है, यानी 7 महीने इस साल के निकल गए हैं। अब इस साल जो 2-3 चुनाव होने हैं 2-3 राज्यों के और उसके बाद अगले साल बारी आ जाएगी दिल्ली की। बहुत सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन इस बीच क्या बीजेपी की चाल बदलेगी, क्या बीजेपी के ख्याल बदलेंगे, क्या मोदी जी के हाल बदलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो ये देखा जा सकता है कि विपक्ष के इस मेगा प्लान से राहुल गांधी की इस तैयारी से उड़ गई है बीजेपी की नींदें। अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।